फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 में प्रश्न नंबर 25 तक गुप्त काल की विशेषताएं पढ़ा था। सामाजिक अध्ययन 5वें प्रश्न पत्र के इस सीरीज में। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम में आप शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को और उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा के वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय सेमेस्टर में आपका जो सामाजिक अध्ययन का सीरीज चल रहा है उसका ये वीडियो नेक्स्ट। तो वायुमंडल का संगठन स्पष्ट कीजिए। तो वायुमंडल का संगठन यानी कि कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा वायुमंडल है उसका वो किन किन चीज़ों से मिल के बना है। तो चलिए हमने वायुमंडल का संगठन पढ़ते हैं। वायुमंडल अनेक गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। तो हमारा वायुमंडल क्या है? अनेक गैसों से मिश्रण के बना हुआ है, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और अन्य गैसें भी हैं। तो इस पर ठोस एवं द्रव अनेक पदार्थों के कण असमान मात्रा में तैरते रहते हैं। तो जो हमारे वायुमंडल में क्या है, कुछ कुछ पार्टिकल्स क्या है, ठोस हैं, और कुछ लिक्विड फॉर्म में क्या है, पदार्थों में मिल करके असमान मात्रा, ठीक है, उनकी मात्रा में क्या है, असमानता है, जो तैरते रहते हैं वायुमंडल में। ये कण धरातल से अधिकतम 10 किलोमीटर की दूरी तक ही मिलते हैं। तो जमीन से 10 किलोमीटर जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ से ऊपर ही मिलेंगे ये सब कण। इसके ऊपर ये कण बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं, वे निम्नलिखित हैं। तो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए, वायुमंडल में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ये तो बचपन से पढ़ते हुए आ गए रहे हैं। लेग्यूमिनस, ठीक है, लेग्यूमिनस नामक पौधे वायुमंडल में नाइट्रोजन के द्वारा ही विकास करते हैं। तो जो लेग्यूमिनस नामक पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं और उससे वो क्या होते हैं, उनकी वृद्धि और पोषण होती है। तो देखिए नाइट्रोजन का कितना महत्व है। तो वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। तो नाइट्रोजन की महत्वता क्या है कि जो लेग्यूमिनस नामक पौधा है वो इस नाइट्रोजन की वजह से क्या करती है, वृद्धि और विकास और पोषण करती है। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन या O2। तो नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो नाइट्रोजन आपका 78% है और ऑक्सीजन देखिए 21% है। तो ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन के द्वारा ही मनुष्य एवं जीव जंतु जीवित रहते हैं। इसे प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। तो इसे प्राण देने वाली गैस भी कहा जाता है। अगर आप ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तीसरा देखिए, आर्गन गैस। इसे अक्रिय गैस भी कहा जाता है। अ से आर्गन और अ से अक्रिय, याद रखेंगे, भूलेगा नहीं। अ से आर्गन, अ से अक्रिय मतलब इनएक्टिव, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है, ये अक्रिय अवस्था में रहता है। वायुमंडल में 0.93% आर्गन गैस पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य गैसें जैसे हीलियम है, ठीक है, नियॉन है, जेनान है। तो अक्रिय गैसें में क्या है, हीलियम, नियान और जेनान। तो जेनान आदि अक्रिय गैस है। ये क्या है, ये रिएक्शन नहीं करता है। इनका जो लास्ट सेल है वो अष्टक क्या होता है, कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, इसीलिए इसको अक्रिय गैस कहा जाता है। चौथा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह एक भारी गैस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, भारी गैस है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। ये तो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं छोटे कक्षाओं से ही। इसको बढ़ती मात्रा के कारण, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बढ़ती मात्रा के कारण ही तापमान में वृद्धि होती है। इसी गैस के द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पांचवा देखिए, ओजोन या O3। तो वायुमंडल में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण गैस होती है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकती है। तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, ऐसे वायुमंडल में क्या कर रही है, जो सूर्य की हानिकारक गैसें हैं या किरणें हैं उनको पृथ्वी पर आने से रोकती हैं, जिससे हम लोग किससे बचते हैं, कैंसर से बचते हैं, स्किन डिजीज से बचते हैं। तो ये हमारा O3 हमारे लिए क्या है, वरदान है। 6 नंबर का देखिए, जलवाष्प।
तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरह यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो जलवाष्प क्या है? CO2 क्या है? एक भारी गैस है। तो इसी की तरह क्या है? CO2 की तरह एक ग्रीन हाउस गैस क्या है? जलवाष्प है। यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो जलवाष्प हमारे वायुमंडल में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार देखिए हमारे वायुमंडल का क्या है? संगठन है। जैसे चलिए इसको एक बार हम लोग रिप्रेजेंटेशन में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे वायुमंडल में गैस का निरूपण अगर कर रहे हैं, तो मान लीजिए, चलिए इसको हम लोग निरूपित करते हैं। देखिए, अगर हमारा ये वायुमंडल है, ठीक है, अगर देखिए इसको हम लोग विभिन्न भागों में से तोड़ते हैं। मान लीजिए इसमें क्या है? ऑक्सीजन O2 क्या है? 21% है। नाइट्रोजन क्या है? 78% है। और बाकी इसमें, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको अन्य गैस कहेंगे। तो अन्य गैस में आपका CO2 हो जाएगा। अन्य गैस में क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। ओजोन गैस O3 हो जाएगा। आर्गन हो जाएगा। ठीक है, आर्गन, आर्गन नहीं, उसको अक्रिय गैस कहते हैं। क्या हो जाएगा? अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस में क्या क्या आता है आपका? हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, ये सब क्या है? अक्रिय गैस से हो जाएंगी। और इसमें क्या आ जाएगी? जलवाष्प। तो बाकी का जो आपका ये 78 ये हो गया, एक 79 और 10 99, ये दोनों जुड़ के 99 हो रहा है। बाकी का जो 1% है, इन्हीं 1% में सोचिए CO2 भी है, O2 भी, O3 भी है, और अक्रिय गैस आर्गन भी है, जलवाष्प भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यही हमारे वायुमंडल का संगठन है। हमारा वायुमंडल इन इन संगठन से मिलकर के बना है। तो भूगोल का प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27, भारत की मौद्रिक नीति स्पष्ट कीजिए। तो भारत की मौद्रिक नीति, करेंसी की नीति, मौद्रिक नीति, भारत में मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो मौद्रिक नीति को क्या कहते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। तो पहला देखिए, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन। तो भारत में पूंजी निर्माण की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके निर्माण एवं आर्थिक विकास को सुधारने के लिए भारत में मौद्रिक नीति बनाई गई। तो भारत में मौद्रिक नीति इसीलिए बनाई गई। इससे भारत के आर्थिक तंत्र को प्रोत्साहन मिला। तो भारत के क्या है? आर्थिक तंत्र को प्रोत्साहन मिला। और इसके साथ साथ पूंजी का निर्माण भी हुआ। पूंजी के निर्माण के लिए बचत, वित्तीय क्रियाशीलता एवं विनियोग का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना पूंजी निर्माण संभव नहीं है। दूसरा देखिए, वित्तीय प्रबंध करना। तो मौद्रिक नीति क्या होगी? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है मॉनेटरी पॉलिसी से, और उसका क्या हो जाएगा? दूसरा, वित्तीय प्रबंधन होता है इससे। तो मौद्रिक नीति से क्या होती है? जाने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई और देश प्रगति की ओर अग्रसर हो गया। ठीक, मौद्रिक नीति के कारण ही वित्तीय प्रबंधन को भी प्रोत्साहन मिला। जब मौद्रिक नीति बनाई जाएगी तभी ना कहाँ से व्यवसाय होगा, और कितना उसमें पैसा लगेगा, कैसे उसका नियमन करना है, रेगुलेशन करना है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए बहुत सारे अथॉरिटी या प्राधिकरण बनाए गए। तीसरा, आर्थिक असमानताओं को कम करना। तो जो हमारी आर्थिक असमानताएं हैं देश में, उसको कम करने के में सहयोगी है मौद्रिक नीति। तो भारत में मौद्रिक नीति बनाए जाने से काफ़ी हद तक इसकी आर्थिक असमानताएं कम हो गई और देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। चौथा देखिए, ऋण प्रबंधन। तो आर्थिक असमानताएं को कम किए हम लोग, ऋण प्रबंधन किए, मतलब जो भी ब्याज वगैरह लिए थे, लोन, इसको क्या कहेंगे? ऋण प्रबंधन। मतलब जो लोन आप लिए हैं, लोन का क्या हुआ? मैनेजमेंट हुआ मौद्रिक नीति से। तो भारत में मौद्रिक नीति का सबसे बड़ा कार्य सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करना था। इससे बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ और देश प्रगति की ओर अग्रसर हो गया ऋण प्रबंधन करके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, मंगोल आक्रमण एवं उसके प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। 2020 में ये प्रश्न पूछा था। तो मंगोल आक्रमण एवं उसके प्रभाव को स्पष्ट करना है। तो मंगोल आक्रमण कब हुआ था? 13वीं एवं 14वीं शताब्दी में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे 13वीं और यानी कि 1300 से
1400 ईस्वी में क्या हुआ था, मंगोलों ने आक्रमण किया था और चंगेज खान उसने स्थापना किया था मंगोल साम्राज्य की। यह साम्राज्य दिल्ली के सुल्तान के लिए अत्यधिक विनाशकारी रूप लेकर उभरा। तो जो मंगोल आए ये बहुत बर्बर थे, तो ये जो दिल्ली के सुल्तान उस टाइम थे उनके लिए क्या हुआ, विनाशकारी रूप लेकर के आया। 13वीं शताब्दी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। यानी कि मंगोल साम्राज्य जो है ये दुनिया के बड़े भाग पर फैल चुका था, क्योंकि देखिए जो मजबूत रहेगा वही राज करेगा। तो जो मजबूत थे राजा पहले वही क्या करते थे, राज करते थे, दूसरे की सत्ता को उखाड़ फेंकते। चंगेज चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य ने अत्यधिक प्रगति की। जो चंगेज खान था उसके नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य क्या हुआ, अत्यधिक प्रगति की। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने, ठीक है, चंगेज खान के नेतृत्व में, चंगेज खान भी क्या था, एक मंगोल आक्रमणकारी था, ठीक है, और उसके नेतृत्व में ये क्या हुआ, यही लीडरशिप करता था, यही सारी चीज़ों को देखता था, और मंगोलों ने उत्तरी चीन को अपने अधीन कर लिया। सोचिए चीन को, ये मंगोल इतने शक्तिशाली थे कि चीन को भी क्या कर लिया था, उस टाइम अपने अधीन कर लिया था। चीन को जल्दी कोई अधीन नहीं कर पाता था। चंगेज खान द्वारा किए गए चंगेज खान द्वारा किए गए आक्रमणों का प्रभाव दिल्ली सल्तनत पर वास्तविक रूप से दिखने लगा। तो चंगेज खान द्वारा किए गए जो आक्रमण थे उसका प्रभाव दिल्ली सल्तनत पर दिखने लगा। तैमूर एक तुर्क सरदार था, जो तैमूर लंग था एक टर्किश सरदार था, तुर्क से आया था, जिसे तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए तैमूर लंग, तैमूर ने 1398 ईस्वी में, तो तैमूर ने कब, तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में जब भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में अराजकता फैली हुई थी। तो जब तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत में अराजकता फैली हुई थी। तैमूर का भारत पर आक्रमण करने का एकमात्र उद्देश्य यहाँ की धन संपदा को लूटना था। जो मैक्सिमम आक्रमणकारी आए क्या किए, भारत के धन संपदा संपत्ति को लूट करके लेकर के चले गए। तो लूट में तैमूर को अपार धन संपदा प्राप्त हुई। इसके उपरांत 1399 ईस्वी में वह समरकंद लौट गया। तो वो 1399 में कहाँ चला गया, 1398 में भारत पर आक्रमण किया तैमूर लंग, और 1399 में लूट उठ करके समरकंद लौट गया। देखिए अब इस जो मंगोल आक्रमण है ये हमने पढ़ लिया। 13वीं से 14वीं शताब्दी में आक्रमण किया था, ये तो आपने पढ़ लिया। 1398 में भी आक्रमण किया तैमूर लंग। अब देखिए आक्रमण का प्रभाव, तो इससे मंगोल के आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर। तो आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ, मंगोल आक्रमण का दिल्ली पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो मंगोल आक्रमण का क्या हुआ, दिल्ली पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। देश की मौजूदा संस्थाओं पर भी आक्रमण का प्रभाव पड़ा। तो जो देश की मौजूदा संस्थाएं थी उस पर भी क्या हुआ, आक्रमण का प्रभाव पड़ा। दिल्ली सुल्तानों के व्यापार संबंधों पर इस आक्रमण का प्रभाव पड़ा। यहाँ की समस्त उपजाऊ भूमि नष्ट हो गई, जिसके कारण देश की आर्थिक व्यवस्था चरमराने लगी थी। परंतु दिल्ली के सुल्तान अपनी शक्तियों को सुरक्षित करने में प्रयासरत थे। इस आक्रमण का प्रभाव यही था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, अथवा विजयनगर साम्राज्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 2020 में प्रश्न पूछा है। तो विजयनगर राज्य की शासन व्यवस्था कैसी थी, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं विजय साम्राज्य का वर्णन। विजयनगर साम्राज्य, तो विजयनगर राज्य सामंतशाही प्रथा पर आधारित राज्य था। तो जो विजयनगर राज्य था वो क्या था, सामंत शाही प्रथा पर आधारित राज्य था। राजा पूर्णतया निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी था। तो जो विजयनगर साम्राज्य का राजा था वो पूर्णतः क्या था, बहुत ज्यादा निरंकुश था और स्वेच्छाचारी था, बस अपना लाभ देखता था। राज्य प्रशासन को सुविधा पूर्वक संचालित करने के लिए साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। तो विजयनगर साम्राज्य आपका 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रशासन की सुविधा के लिए प्रांत कोट्टम में और कोट्टम नाडुओं में, नाडु कई नगरों तथा ग्रामों में बटे थे। यानी कि प्रांत
क्या हुआ था, पूरा प्रांत कोट्टम में बटा हुआ था। प्रांत के बाद कोट्टम, कोट्टम का विभाजन विभाजन किया गया तो नाडु, और नाडु को विभाजित करके क्या बनाया गया, नगर और ग्राम पंचायतें बनाई गई। तो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। न्याय का प्रमुख स्रोत राजा था। दंड विधान अत्यधिक कठोर था। यही आपका विजयनगर राज्य का संक्षिप्त वर्णन हो गया। क्योंकि 2 नंबर है तो आप लोग संक्षिप्त इतना ही दे सकते हैं, मिनिमम आधा पेज या 1 पेज। प्रश्न नंबर 30, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से आप क्या समझते हैं? तो लोकतंत्रात्मक राज्य क्या होता है? तो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन की सत्ता जनता में निहित होती है। लोकतंत्र का मतलब क्या हो जाएगा, जो शासन की सत्ता क्या है, जनता में निहित होगी। जनता इसका प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करेगी। तो जनता क्या करेगी, इसका प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा करेगी। जनता वयस्क मताधिकार के आधार पर, ठीक है, जनता क्या करेगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगी। केंद्रीय शासन लोकसभा के प्रति एवं राज्यों का शासन विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी होकर संपूर्ण कार्य करेगा। लोकतंत्रात्मक हो गया। अब गणराज्य देखिए, गणराज्य का अभिप्राय ऐसे राज्य से है जिसमें शासन का प्रधान आनुवांशिक न होकर जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति हो। गणराज्य का मतलब क्या जगह, तो गणराज्य का अभिप्राय ऐसे राज्य से है जिसमें शासन का प्रधान क्या होगा, आनुवांशिक, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जनता द्वारा निर्वाचित होगा। तो वो ऐसे व्यक्ति होंगे, उससे वाल ऐसे व्यवस्था को हम लोग गणराज्य कहते हैं। तो इस शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। तो गणराज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति होता है। यह राज्य का वह रूप है जिसमें राज्य की सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न होकर कई व्यक्तियों के हाथ में होती है। इस परिभाषा की दृष्टि से भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या है, श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के 2 गुण लिखिए। तो अच्छी बैंकिंग प्रणाली के कौन से 2 गुण होंगे, तो भारतीय बैंकिंग प्रणाली को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख गुण निम्न प्रकार हैं। पहला, मुद्रा की पूर्ति। पहला क्या है, मुद्रा की पूर्ति। तो देश के व्यापार, उद्योग तथा कृषि के लिए भारी मात्रा में साख एवं नकद मुद्रा की पूर्ति रिजर्व बैंक द्वारा सरलता से की जा रही है। तो श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली का क्या है, मुद्रा की पूर्ति हो रही है। आपके पास पैसे आ रहे हैं तो उससे क्या होगा, देश के व्यापार हो रहा है, बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, कृषि बढ़ रही है, भारी मात्रा में साख सृजन हो रहा है, और कैश आपको मनी मिल रहा है। सेकंड देखिए, ब्याज दरों में स्थिरता। ब्याज दरों में स्थिरता कैसे है, रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में स्थिरता लाने के प्रयत्न किए हैं, जिसमें उसे काफी हद तक सफलता भी मिली है। ब्याज दरों में उतार चढ़ाव बड़ी सीमा तक रुक गए हैं। तीसरा देखिए, अनुसंधान तथा प्रकाशन कार्य। तो रिजर्व बैंक के अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, जिन्हें बैंक के द्वारा समय समय पर प्रकाशित किया जाता रहा है। इन प्रकाशनों का अध्ययन सरकार हेतु ही नहीं बल्कि प्राध्यापकों, अनुसंधानकर्ताओं तथा अर्थशास्त्रियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। चौथा, बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। तो देश में बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत, संगठित तथा कार्यकुशल बनाने में रिजर्व बैंक का विशेष योगदान रहा है। अंतिम ऋणदाता के रूप में, तो जो अंतिम ऋणदाता है उसके रूप में रिजर्व बैंक ने बहुत सी बैंकों को समय समय पर टूटने से बचाया है। पांचवा देखिए, मौद्रिक तथा साख नियंत्रण। तो मुद्रा तथा साख नियंत्रण की विभिन्न विधियों को समय समय पर प्रयोग करके रिजर्व बैंक देश में साख नियंत्रण को प्रभावी बनाता रहा है, जिससे मुद्रास्फीति तथा मंदी को रोकने में सरकार को सहायता मिली है। 6वें नंबर का देखिए क्या है, तो श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली से क्या हुआ है, विनियमन नियंत्रण, यानी कि विनियम मतलब रेगुलेशन, रेगुलेशन पे कंट्रोल हुआ है, और तथा रेगुलेशन दरों में क्या हुई है, स्थिरता हुई है। विनिमय दरों में क्या हुई है, स्थिरता हुई है। तो विनिमय नियंत्रण की विधियों को स्वयं प्रयोग करके एवं सरकार को समय समय पर उचित सुझाव देकर रिजर्व बैंक ने
देश को संकट काल में विदेशी विनिमय उपलब्ध कराकर राष्ट्र की महत्वपूर्ण सेवा की है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के विभिन्न कदमों से विनिमय दरों में भी स्थिरता बनी रही है। सातवां देखिए, सरकार का बैंक। सरकार का बैंक क्यों है? तो सरकार के बैंकर के रूप में रिजर्व बैंक ने समय समय पर सरकार हेतु वित्त प्रबंध किया है। तो सरकार का क्या है? बैंकर है। कौन? रिजर्व बैंक है, आरबीआई है। इसने क्या किया? जब देश में संकट आई है तो मौद्रिक नीति बना करके इसने भारत के सरकार का सहयोग किया है। सरकार के लिए प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय एवं सार्वजनिक ऋण की भी व्यवस्था की है। रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को भी करोड़ों की मात्रा में ओवरड्राफ्ट दिए हैं। ठीक है, क्या दिया है? करोड़ों की मात्रा में। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या दिया है? यानी कि ऐसा ड्राफ्ट बना के दिया है कि आपके पास जब राज्य के पास पैसा हो जाएगा तो आरबीआई को लौटा देंगे। यानी कि राज्य को अपना उद्योग व्यापार बढ़ाने के लिए लोन दिया है, एक तरीके से कह सकते हैं। आठवां, आर्थिक सलाहकार। तो सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व बैंक आदि में भारत का प्रतिनिधित्व भी आरबीआई ने आर्थिक सलाह के रूप में किया है। इस प्रकार हम लोग देखिए जो बैंकों की जो श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली है कितना लाभकारी है देश के लिए। इसीलिए अच्छी बैंक की सुविधा होना एक देश के लिए जरूरी है। उसी का गुण हमने लिखा है, 2 गुण की जगह इतने गुण लिख दिए आप, सोचिए। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं चैनल को शेयर कर देंगे, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।